आपकी आवाज नहीं आ रही है एहसन, अभी भी नहीं आ रही आपकी आवाज। जी सर। काइंडली आप अपनी, अब ठीक है। नहीं थोड़ी और बढ़ाएं आप थोड़ी सी आवाज, जी बोलें। अब ठीक है। नहीं अभी बहुत हेलो। कम आवाज है आपकी, बहुत कम है। माइक को हाथ में लेके बोलें फिर शायद सही आएगी। हेलो। हाँ अब सही है, अब सही है। ओके। ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सबको आवाज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी और साउंड का कोई इशू नहीं होगा। हम अपना सेशन सी एस एस ब्रेनरी का जो है वो आज स्टार्ट करते हैं। ये इंटरेक्टिव सेशन जो हमने रखा है, इसके रखने का मकसद ये था कि मोस्टली सी एस एस एस्पायरेंट्स जो होते हैं उनको बहुत से क्वेश्चन हो रहे होते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स या वो ऐसे हर्डल्स के अंदर घिरे हुए होते हैं कि उनको आइडिया नहीं होता, उनको क्लैरिटी नहीं होती कि उनको कौन से स्टेप्स लेने हैं इनिशियली जब भी वो प्रिपरेशन वगैरह अपनी स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें हमने ये आज कोशिश की है कि हमारे 48th सीटीपी के बैच के जो हमारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं सर आगा हैं, इसी तरह मैम दानिया हैं, मैम अक्सा हैं, सर अलीशा हैं, इसी तरह सर फराज हैं, इनकी सक्सेस स्टोरीज़ को हम आज डिस्कस करें और इसके अलावा इन्होंने क्या हर्डल्स फेस किए और इनकी क्या प्लानिंग थी और इनकी क्या मोटिवेशन थी कि 14 और 15,000 कैंडिडेट्स में से सिर्फ 200 या 300 ये सक्सेसफुल लोग थे, उनमें से आज जो हैं ये आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर सबसे पहले मैं सर आगा शहरियार खान से आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा कि आप अपनी सी एस एस जर्नी के बारे में बताइएगा कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के होते हुए आपने क्यों ये सोचा कि आपको इस तरफ आना चाहिए और ये सी एस एस या पाकिस्तान की जो सुपीरियर सिविल सर्विसेज हैं इनको ज्वाइन करना चाहिए, क्या आप में मोटिवेशन थी और इस पूरी जो आपका जो 4 ईयर्स की या 5 ईयर्स की जो पूरी आपकी एफर्ट है, तो इसमें कौन से हर्डल्स है जो कि आपने फेस किए? थैंक यू वेरी मच एहसन। मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा। पहले तो ये आपने अच्छा बोला कि इंजीनियरिंग कैंडिडेट का सीएसएस की तरफ आना, दो तीन वजूहत थी जी, मैं अपने तमाम कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा। अगेन शुरू से मेरा कोई इरादा नहीं था सीएसएस करने का। अक्सर मैं हमारे तकरीबन तमाम पार्टिसिपेंट्स में ऐसे होंगे जिनके शुरू से इरादा नहीं था, मेरा भी नहीं था, आप भी जानते हैं। यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर और 4th ईयर में खासतौर पर इंटर्नशिप करने के बाद जब मैंने प्राइवेट सेक्टर में 2-3 जगह इंटर्नशिप की, देन आई ग्रेजुअली रियलाइज के कोई समथिंग मिसिंग है। ठीक है, मुझे हमेशा ये लगा कि अगर एक सब चेन चल रही है, उसके ऊपर गाड़ियां बन रही हैं, मैं जो अपना उसका इनपुट दे रहा हूं उसकी कोई इफेक्टिवनेस नहीं हो पा रही। खासतौर पर एक इंडस्ट्री में हो जाएगी, एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन है या असेंबली लाइन के ऊपर हो जाएगी, तो मेरे डिसीजन का या मेरा हार्ड वर्किंग का जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो बन नहीं पा रहा। ठीक है, तो मैं हमेशा चाहता था कि यार मेरा जो कोई डिसीजन मेकिंग है, मैं जो काम कर रहा हूं, उसका एक सोसाइटी पे चाहे एक इंडिविजुअल पर भी इम्पैक्ट आए, लेकिन आए जरूर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पीएसपी में, पैस में, इवन ऑडिट अकाउंट सर्विस में, तो आपका एक डिसीजन एक इंडिविजुअल के लिए उसके लिए मेक और ब्रेक बन सकता है। ठीक है, तो पहले हमेशा से मेरी मोटिवेशन हमेशा से ये थी कि यार कोई ऐसा सेक्टर ज्वाइन करूं, कहीं पर एक ऐसी चीज हो जहां पे मेरी मेहनत, मेरे डिसीजन मेकिंग का एक पर्टिकुलर आउटपुट मुझे नजर आए, ताकि मुझे इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, फिर मैंने 2-3 सीएसपी से मिला, खासतौर पे पीएसपी के थे। देन मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है सिविल सर्विस ज्वाइन करूंगा। अच्छा, इंजीनियरिंग के बाद सबसे बड़ा मसला, मेरा मसला ये था कि इंजीनियरिंग में हमारा दिमाग चल रहा होता है 2+2=4। सीएसएस में आने के बाद यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस, प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट की चीजें सीखने में मुझे बड़ा मसला हुआ। हमारी सीएसएस ब्रेनरी का बनाने का मकसद भी यही था कि क्योंकि मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ, कराची से, गाइडेंस की जो बड़ा जो है वो यहाँ पे लैकिंग थी। मुझे पूरा एक साल मेरा जाया हुआ, अगर मैं आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को ये बताना चाहूँ कि मेरा पूरा एक साल जाया हुआ गाइडेंस, लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से। अनफॉर्चुनेटली शुरू में मुझे कुछ ऐसे टीचर्स, ऐसे मेंटोर मिले जिन्होंने मुझे गाइड सही से नहीं किया। उसकी वजह से मुझे जो है वो एक 17 का अटेम्प्ट देना था, वो नहीं दे पाया, और फिर मैंने 18 का अटेम्प्ट दिया। फिर मैंने 19 में अपना स्टडी क्वालिफाई किया। तो इस पूरी सीएसएस की जर्नी में मैंने 2 से 3 बातें सीखी। मैंने अभी पहले सेशन में भी बताई थी कि राइट गाइडेंस आपको बहुत जरूरी है, मेंटोरिंग आपके लिए जरूरी है, और पेशेंस बहुत जरूरी है, और कमिटमेंट जरूरी है, अपने आप पर बिलीव रखना है कि देखो सीएसएस हो जाएगा। मैंने जब सीएसएस स्टार्ट किया था तो मेरे हमेशा ये ऑब्जेक्टिव ये था कि टू बिकम द पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान या फिर सिंध। तो मैंने बोला मेरे पास 3 अटेम्प्ट सीएसएस के हैं, 3 अटेम्प्ट पीएमएस के हैं, क्या होगा, एक अटेम्प्ट में फेल हो जाऊंगा कोई मसला नहीं, दूसरा अटेम्प्ट, दूसरे में फेल हो जाऊंगा, तीसरा अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट में फेल हो जाऊंगा, पीएमएस दूंगा, वो 3 अटेम्प्ट है। मैंने पार्ट बनना है ब्यूरोक्रेसी का। मैंने चाहे कुछ भी हो जाए अपने ऑब्जेक्टिव पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और अल्लाह का फजलो करम था, अल्लाह की माँ बाप की दुआएं थी,
कि आई क्वालिफाइड इन माय सेकंड अटेम्प्ट और मैं आपके सामने हूँ और ये मेरी सक्सेस स्टोरी या मेरे हर्डल्स मैंने आपको बताए। अच्छा सर, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आमतौर पे जब हम इस जर्नी को शुरू करते हैं तो एक तो हमको मोटिवेशन, तो इनर मोटिवेशन होती है, उसके अलावा हमारे आसपास की जो स्टोरीज होती हैं वो हमको बहुत ज़्यादा डाइवर्ट कर रही होती हैं हमारे इस गोल से। कि मतलब इतनी ज़्यादा फेलियर्स हमको नज़र आ रहे होते हैं कि हमको लगता है कि शायद हम ये नहीं कर पाएंगे, और 90% लोग इस ये सोच के पीछे हट जाते हैं। तो ऑब्वियसली आपने भी इस चीज़ को देखा होगा। और बिल्कुल इसी तरह से जिस टाइम पे आपका, क्योंकि सेकेंड अटैम्प्ट था, फर्स्ट अटैम्प्ट में आप ऑल्दो सक्सेसफुल नहीं हो सके, तो वहाँ इंसान बिल्कुल जीरो लेवल के ऊपर आ जाता है, और फिर दोबारा उस लेवल से अपने आप को उठाना, उतना मोटिवेट होना, तो ये कितना पॉसिबल है। और अगर किसी के साथ हो तो वो अपने आप को उस लेवल ऑफ मोटिवेशन को अचीव करने के लिए क्या करे कि वो पीछे ना हट अच्छा, जाए, इसके बल्कि लिए फोकस करके। जी इसके लिए मैं जी। थोड़ा सा जल्दी से ये बताना चाहूंगा, हमारे बाकी गेस्ट भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मसला ये है कि 98% बच्चे फेल हो जाते हैं और उनसे हम जो है इंटरेक्शन में होते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट होती है। मेरा हमेशा ये था कि मैं खुद ही मोटिवेशन लेता था बहुत सारे कैंडिडेट से। मैं यहाँ पे नाम ले तो मुझे नहीं लूंगा, कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने थर्ड अटेम्प्ट में पोजीशन हासिल की है हमसे पहले। तो मैं हमेशा उनकी सक्सेस स्टोरी पढ़ता था कि यार ये पहले अटेम्प्ट में फेल हुए, दूसरे अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में इन्होंने पोजीशन हासिल की। मैगजीन्स में सक्सेस स्टोरीज रखी हुई आती थी, यूट्यूब में सक्सेस स्टोरीज आती थी सीएसएस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की। तो जब भी मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती थी, मैं उनसे या तो मिल लेता था या उनकी सक्सेस स्टोरीज देखता था, उनकी सक्सेस स्टोरी सुन लेता था, तो मुझे वहां से मोटिवेशन आ जाती। ठीक है, बनिस्बत ये कि मैं फेल कैंडिडेट से मिलूं, उनसे डिसअपॉइंटमेंट लूं या फिर उनको देखूं जो तीनों अटेम्प्ट में फेल नहीं हो पाए। तो मेरा हमेशा ये था कि मैं, जैसे आपने बोला पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं भी कर पाया, तो मैंने हमेशा ये देखा कि अच्छा ये कैंडिडेट्स कौन से थे जिन्होंने दूसरे अटेम्प्ट में पोजीशंस ली हैं या तीसरे अटेम्प्ट में पोजीशंस ली, ये भी तो इंसान थे, इन्होंने भी उसी हार्डशिप से गुजरे, इन्होंने अपनी मोटिवेशन लेवल को मेंटेन रखा और तमाम चीज को मेंटेन रखा। तो मैं भी एक इंडिविजुअल हूँ, मैं भी एक एस्पायरेंट, तो मैं क्यों करूं, मेरे पास भी तमाम वो चीजें मौजूद है। तो मैंने अपनी चीज को मेंटेन रखा, और जिस तरह के मैं हमेशा बोलता हूँ कि नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर ऑब्जेक्टिव बट ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज फॉर योर ऑब्जेक्टिव एंड यू आर व्हाट यू बिलीव। ये हमेशा से मेरी एक चीज थी और इसी को मैंने रखा और आज मैं आपके सामने हूँ। ऑलराइट। अच्छा सर, अपने आप जरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं उनके बारे में बताइए, क्योंकि ऐसा मेरे ख्याल में कि आप मुझसे सेकंड राउंड में ले लीजिएगा, तमाम चलिए पार्टिसिपेंट्स ठीक हमारे है, गेस्ट ठीक है मुझसे ज्वाइन कर रहे हैं, आप सर। उनसे भी करिए। सेकंड सेकंड हमारी हमारी जो गेस्ट हैं मैम दानिया। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। एम आई ओके ऑडिबल? मैम दानिया, आप एम जो आई भी, यस ओके। यस यू आर। आई थिंक सबको, बाकी किसी को साउंड का इशू नहीं होगा, सबको आवाज़ आ रही होगी, आप मैसेज करके बता सकते हैं। जी बिल्कुल सर, क्लियर आ रही है आपकी आवाज़। ऑलराइट, ओके मैम, आप पाकिस्तान पुलिस सर्विसेज जो है आपको एलोकेट हुई, और आपका आपने जो है, मैं क्वेश्चन अगेन आपसे वही करना चाहूँगा कि आपकी जो सक्सेस स्टोरी है बीइंग अ गर्ल, आपको क्या चीज़ें आपने सोच के ये जो है ये आपने डिसाइड किया कि आपको जो पाकिस्तान सिविल सर्विसेज हैं इनको ज्वाइन करना चाहिए, और बीइंग अ गर्ल आपके लिए ये कितना मोटिवेटिंग था या मोटिवेटिंग नहीं था कि आप बिल्कुल एक ऐसी फील्ड की तरफ आ रही हैं जिसमें आम तौर पे लड़कियां नहीं आती, या अगर वो आ रही होती हैं तो हमारा एक सोशल क्लास जो हमारी है, जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इनक्रेज नहीं कर रहा होता। तो आपने किस तरह से इन चीज़ों को फेस किया? और उसके बाद फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि पुलिस सर्विस के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसी फील्ड है जो कि मेल डोमिनेंट है, और यहाँ पर ज़्यादातर जो मर्द होते हैं वही यहाँ पर बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगेन इस डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना, और फिर सक्सेसफुली आपने आपकी एलोकेशन भी उसके अंदर हो गई, तो ये क्या सोचते हो आपने इसको सेलेक्ट किया था? काइंडली आप देखिए, इस पर ज़रा मैं बताइए। आई वुड जस्ट टेल यू अ बिट अबाउट माय बैकग्राउंड। कराची से मेरा ताल्लुक़ है, और फैमिली में मतलब गवर्नमेंट जॉब का वैसे भी कोई इतना वो नहीं था कि पीपल दे डोंट ऑप्ट फॉर गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में फैमिली सर्व कर, या ज़्यादा से ज़्यादा ये हो गया कि दे वुड गो टू अ फॉरेन कंट्री। मेरा केस डिफरेंट था। मैं क्योंकि सिंध असेंबली में आई वाज इंटर्निंग, वाईपीए थी, तो वहाँ आई मेट फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स देयर। तो उन्होंने बोला कि सीएसएस आप करें, तो आप गिव इट अ ट्राई दानिया, कि आप सीएसएस की तरफ जाएं। और फिर मेरे कुछ लोग मुझे मिले भी फ्रॉम द सर्विस, पुलिस सर्विसेज, डीएमजी ग्रुप, हु वर सर्विंग एज सेक्रेटरी, और पुलिस के भी थे जो कि आते थे असेंबली के ड्यूरिंग द मीटिंग्स। तो वहाँ से एक मोटिवेशन मुझे मिला कि आई कैन डू इट। और फिर ये मेरा पहले ही अटैम्प्ट था, और मेरा ये अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया सीएसएस। और मेरे लिए इट वाज आई वुड से कि टफ इसलिए था
क्योंकि साथ में मेरी जॉब भी होती थी और MS इकोनॉमिक्स भी मेरा साथ साथ में आई वाज डूइंग इट। तो दैट वाज टफ फॉर मी, बट स्टिल एक तो कहते हैं लक इज देयर विद यू और यू आर लकी विद योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो मे बी दिस वाज द रीजन दैट आई गॉट हियर, मतलब मेरा PSP में हो गया विच वाज माय फर्स्ट चॉइस। तो ये मतलब मेरी सक्सेस, दिस इज द होल स्टोरी। मोटिवेशन, आई यूज्ड टू फील डीमोटिवेटेड, तैयारी करती थी और मुझे ये होता था कि आई एम डूइंग समथिंग जो कि इतनी ज़्यादा मतलब उसका कोई मे बी आई कुड फेल देयर, क्योंकि ऑब्वियसली सारे 70-90% कैंडिडेट दे फेल इन CSS। तो पता नहीं होता आपको कि क्या रिजल्ट आएगा और इसका क्या मतलब व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो अनप्रिडिक्टेबल होता है CSS। तो दैट वाज वेरी समथिंग अनप्रिडिक्टेबल, और उसके लिए आप यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, you're giving your best, but फिर you can only try, you can work hard. This is what I did. अल्लाह पे भरोसा था तो I cleared it. This और इसके साथ साथ ये है कि मेरी ये 4th गवर्नमेंट जॉब है in 1 year। तो उससे भी पहले मेरी AG सिंध में थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एज अ 17 ग्रेड ऑफिसर आई वाज सेलेक्टेड। फिर अभी आई एम सर्विंग एज इन ब्यूरो एंड सप्लाइंग प्राइजेस, ब्यूरो ऑफ सप्लाइंग प्राइजेस, एंड दिस इज गोइंग टू बी माय 4th जॉब। तो वो उनके लिए भी है कि जो कहते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर रिश्वत, मतलब इट्स नॉट इजी टू गेट इनटू गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट में देयर इज मेरिट और आपका हो सकता है इफ़ यू आर ट्राइंग। तो फॉर केपेबल पीपल लाइक यू and those who work really hard, so you can easily join this CSS, or you can also get into in any of the government service the way I did. पुलिस सर्विस का मेरा ये रीज़न था, पुलिस सर्विसेज का ज्वाइन करने का रीज़न मेरा ये था कि मैं ये समझती हूँ कि एज़ कम्पेयर टू अदर जॉब्स DMG और कोई और, वो ज़्यादा मैं अच्छी परफॉर्म कर सकती हूँ पुलिस सर्विसेज के अंदर। दो इट इज़ अ मेल डोमिनेटेड फील्ड, मेल्स ही होते हैं, बट स्टिल एक पैशन था। और फिर ये था कि मुझे अब आई न्यू इट कि दिस वुड बी समथिंग विच इज़ गोइंग विच वेयर आई कैन आउट परफॉर्म अदर्स और मैं ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती हूँ। तो आई चूज़ दिस सर्विस। फिर आपका लक बड़ी मैटर करती है। इन माई केस मैं ऑप्शनल्स जो मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे वो उनमें स्कोर अच्छा आ गया। दिस वाज द रीज़न आई गॉट इनटू दिस, मतलब वो मेरिट पे हो गया मेरा। अदरवाइज एवरीथिंग इज यू नो, आप ट्राई करें और पैशन मोटिवेटेड रहें, डिजेक्टेड फील ना करें। तो मैं ये समझती हूँ कि CSS करना इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट गिव इन योर बेस्ट। मैम व्हाट वर योर ऑप्शनल्स? मेरे ऑप्शनल्स थे इकोनॉमिक्स, क्योंकि मेरी डिग्री इकोनॉमिक्स में है, MS इकोनॉमिक्स IBA, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मेरा सब्जेक्ट था। उसमें मेरा बहुत अच्छा स्कोर आया, स्कोर 81 मार्क्स इन बिजनेस एड, मर्केंटाइल लॉ और जर्नलिज्म एंड जेंडर। तो दीज वर माय ऑप्शनल्स। उसके अलावा आप कोई और सवाल करना चाहते हैं? जी मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जो ऑप्शंस हैं या कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट किए, ये अभी हम इन क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। सेकंड राउंड जो हमारा होगा इसका, उसके अंदर हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू मैम, आपने बताया अपने बारे में, अपनी सक्सेस के बारे में। सर अलीशा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। सर आप ठीक हैं? ठीक ठाक। सर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि वाई CSS, और उसके बाद फिर CSS के बाद पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ऑल्दो जिसको कहा जाता है कि जो टॉप मोस्ट हमारा जो ग्रुप होता है उसको आइदर इट्स पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। सो CSS ही क्यों सिलेक्ट किया और क्या हर्डल्स थे, और सक्सेस जब आपको मिली तो उसके बाद आपकी जो फीलिंग्स थी, मतलब बिल्कुल एक कैंडिडेट जो है बिल्कुल जब सक्सेसफुल होता है और उसके जो इमोशंस होते हैं, मतलब वो आपकी जो फीलिंग है उसके बारे में आप जस्ट बिल्कुल ओपनली बताइएगा। चलें जी। यार CSS तो करने के काफ़ी वजूहत थी। तो मैंने ग्रेजुएटेड इन 2018, जून ऑफ 2018। तो उसके बाद मेरे पास ऑप्शंस काफ़ी थे कि मैं प्राइवेट जॉब भी कर सकता था, कॉरपोरेशन की तरफ जा सकता था,
सेकेंडली मेरे पास ऑप्शन ये भी था कि मैं मास्टर्स करूँ या PhD करूँ, तो बाहर जा सकता था। एंड फाइनली मेरे पास जो चॉइस थी वो थी कि मैं CSS करूँ और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या कोई भी अच्छा सा ग्रुप जो मिल जाए तो उसमें मैं ज्वाइन कर लूँ। और उसके अलावा जो तो ये वाले जो ऑप्शन थे इनमें मैंने जब देखा कि मेरे फैमिली सर्कमस्टांसेस मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं एंड ऑल्सो कि मेरा पैशन कहाँ लाया करता है, तो मुझे जो सबसे अच्छा ऑप्शन लगा उस वक्त वो CSS था। क्योंकि इस तरह से था कि अगर मैं मास्टर्स के लिए चला जाता तो मेरे पास वो टाइम फिर से नहीं होता पढ़ने का CSS के लिए। एंड सेकेंडली अगर मैं जॉब भी कर लेता तो ड्यूरिंग द जॉब CSS करना मुझे एक ऑप्शन ऐसा सूटेबल नहीं लग रहा था। और मतलब ये था कि मतलब एक ही दो कश्तियों में आप जाते हो तो कहीं पहुंचते नहीं हो बेसिकली ना। तो मुझे ये लगा कि जॉब नहीं करनी चाहिए और CSS को जो है वो ट्राई करना चाहिए और पूरी एनर्जी के साथ 6 महीने दे के फिर उसके बाद जो मेरे दूसरे ऑप्शंस हैं मैं उसको परस्यू कर सकता हूँ। तो ये वाली थिंकिंग थी बिहाइंड CSS। एंड उसके अलावा फैमिली का काफ़ी सपोर्ट था कि मुझे CSS करनी चाहिए। एंड फाइनली ये था कि क्योंकि मैंने सोशल साइंसेस में डिग्री ली थी, इकोनॉमिक्स में मैंने जो है वो काम किया था, तो उसके जो फील्ड मुझे समझ आती थी पब्लिक सेक्टर में काम करना, डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना और जो वाकई में आप जो चेंज ला सकते हो, तो वो मुझे यही लगा कि अगर मैं CSS करता हूँ और ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनता हूँ तो ओनली देन आई कैन ब्रिंग अबाउट रियल चेंज। तो इसलिए मैंने CSS को चूज़ किया। और PS स्पेसिफिकली मैंने इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा था क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मुझे ये लगता था और लगता है कि आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से ही रियल चेंज ला सकते हैं। पुलिस सर्विस नो डाउट एक बहुत अच्छा ग्रुप है, उसके अलावा दूसरे सारे 12 के 12 ग्रुप्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ये है कि आपको काफ़ी डाइवर्स एक्सपीरियंस मिलता है। उसके अलावा आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो मेरा जो मास्टर्स वाला प्रोग्राम था, जो मैंने गोल रखा था, तो आफ्टर गेटिंग इनटू द ग्रुप आई कैन ऑलवेज अवेल दिस ऑप्शन एज वेल कि मैं मास्टर्स के लिए चला जाऊं और मतलब जो मेरा क्या कहते हैं इंटरेस्ट है जिस सब्जेक्ट में, उसको मैं ज़्यादा जाके परस्यू करूं। तो ये वाला भी एक मतलब एडेड बेनिफिट था इस ग्रुप का। एंड फाइनली ये है कि जो रियल चेंज की बात कर रहा हूँ कि मतलब रियल चेंज आप किस तरह से ला सकते हो, तो जो मैंने इकोनॉमिक्स में चीज़ें पढ़ी हैं या थ्योरीज पढ़ी हैं और या फिर मेरा जो जिस बैकग्राउंड से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, तो ये सारे फैक्टर्स मुझे जो है वो इस तरफ लेके जाते हैं कि ये वाला ग्रुप चूज़ करूँ और कोशिश ही कर सकते हैं कि मतलब रियल चेंज लेके आएँ। एंड आपने बात की कि रिजल्ट आया तो कितना खुश था, तो ऑब्वियसली खुशी तो बहुत होती है, लेकिन भाई कि 5 मिनट की खुशी होती है, उसके बाद आपको अंदाज़ा होता है कि दिस इज़ समथिंग कि आपने अचीव तो किया है, लेकिन आगे अभी बहुत रास्ते हैं और बहुत सफ़र अभी भी रहता है। All right, sir. Thank you. Thank you for your time. मैम अक्सा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम अक्सर जो हैं आपने PMS के अंदर पाकिस्तान जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज होती है सिंध, उसमें भी आपकी माशाल्लाह सेकंड पोजीशन, और इसके अलावा CSS में आप पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज जो कि एक रॉयल ग्रुप जो है वो कंसिडर किया जाता है। सो इतना सक्सेसफुल हो जाना, और बीइंग अ गर्ल अगेन मैं वही बात करूंगा जो कि मैंने मैम दानिया से की, तो इतना सक्सेसफुल हो जाना, दोनों जगहों के ऊपर आपने माशाल्लाह बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया। और उसके बाद जो है अभी आपकी जर्नी शुरू होगी जो भी CTP है या STP है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वाज योर मोटिवेशन टू अटेम्प्ट CSS, और दूसरी चीज़ सोसाइटी के अंदर रहते हुए अपने आप को बीइंग अ गर्ल प्रूव करना और ये शो करना कि हम हमारा जो पोटेंशियल है गर्ल्स का वो बिल्कुल बिल्कुल जो है वो जो बॉयज़ जिस तरह से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, गर्ल्स बिल्कुल उसी के पैरेलल उतने ही अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। सो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, और आपका जो सब्जेक्ट्स है आपके उनके बारे में भी आप बताइएगा। जी, अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हसन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बीइंग अ गर्ल वाली चीज़ को एड्रेस कर दूँ, सो आई हैव बीन लकी इन दिस सेंस कि माय फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो कभी फील ही नहीं कराया गया कि यू नो जस्ट बिकॉज यू आर अ गर्ल देयर इज समथिंग दैट यू कैन डू या क्या। तो एंड आई अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी प्रिविलेज पोजिशन दैट आई हैव एंड नॉट एवरीवन हैज़ द सेम सर्कमस्टेंसेस एज आई हैव। तो आई हैव बीन लकी इन दैट वे कि ये थॉट तो मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं कि जेंडर को किसी तरीके से इस पूरी चीज़ में लेकर आऊँ। सो आई हैव बीन लकी दैट वे। और इसके अलावा आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ डिड आई थिंक अबाउट इट। सो आई वाज ऑलरेडी वर्किंग व्हेन आई थॉट अबाउट इट। आई वाज लाइक इनटू माय सर्विस फॉर 3 years एंड आई वाज एट दैट पॉइंट इन माय जॉब के व्हेन यू थिंक अच्छा व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है, या करियर ऑप्शंस या करियर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से आगे क्या, मतलब आई वाज थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, राइट।
So that's when I decided that I was working in utility company, and that's when I decided this is not something that I would want to do for a longer period or for all of my life. So alternate options the, and CSS has been something that was always on cards. In मतलब कहीं किसी न किसी point of my life I've been thinking about it. So the next best option जो मुझे लगा कि I should be doing was CSS, और this was around 2018 के September में I seriously started thinking about it. और फिर उसके बाद I discussed it with my family. I wanted basically to resign and start my preparation. But then when I talked with my boss and I was like, you know what, I'm going to resign and I have to start studying. And so he was like, no way are you going to resign. और तुम्हें जो है पढ़ना है अगर तो you know try to do it with your job. And because you know it, and in retrospect I think that was the wise thing to do, because CSS is something जिसमें आपको पता नहीं होता कि you know whether you're going to fail or pass. और अब हम बैठ के look you know if we look back तो आपको लगता है कि शायद it was all easy, but I think it was a good thing that I did not resign और फिर job को के साथ साथ CSS की preparation भी की, and फिर yeah, that's basically how I managed it all. So was there something else that I missed आपके question? ऑलराइट मैम, आपने काफ़ी क्लियर बता दिया है। मुझे ये भी बताइएगा, बहुत स्टूडेंट्स को इस बारे में हो रहा होता है क्योंकि आपने पीएमएस भी अटेम्प्ट दिया था, तो यहाँ पर एक स्क्रीनिंग का प्रोसीजर अलग होता है, फिर उसके बाद जो है रिटन एग्जाम है, देन इंटरव्यू सारा सीएसएस की तरह से होता है। लेकिन ये जो स्क्रीनिंग है और उसके बाद फिर जो उसका रियल अटेम्प्ट होता है जो कि इन डिटेल क्वेश्चन होते हैं और पूरे सब्जेक्ट्स आपके जो आपने पूरे प्रिपेयर किए होते हैं, और फिर उसके बाद अब इसके कोर्स के अंदर भी कुछ चेंजेस आ गई हैं जिसके अंदर सीएसएस ऑलमोस्ट और पीएमएस जो है उसके कोर्स भी तकरीबन एक जैसा हो गया, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, अब द थिंग इज स्क्रीनिंग वाली चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, स्टिल वी आर नॉट श्योर कि इस दफ़ा स्क्रीनिंग होगा या नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, बट लेट्स सपोज अगर स्क्रीनिंग टेस्ट हो भी जाता है, बिकॉज इट्स एसपीएससी सो यू नेवर नो, सो जस्ट इन केस हो जाता है तो द सोर्सेज दैट एस्पिरेंट्स कैन कंसल्ट इज पाक एमसीक्यूज, एक वेबसाइट है जिसमें देयर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज भी गिवन होते हैं और क्विजेज भी होती हैं, सो दैट्स वन वे टू डू इट। वो बहुत लाइक इट वाज रियली हेल्पफुल एंड वो एक सोर्स है। उसके अलावा जो मैंने सोर्स यूज़ की थी फॉर स्क्रीनिंग, देयर वाज दिस बुक बाय कैरमन, उसमें लाइक इस्लामियात, पाक अफेयर्स और करंट अफेयर्स वगैरह सबके एमसीक्यूज होते हैं। सो इफ़ यू नो स्टार्ट अटेम्प्टिंग देम, तो एक मतलब उसमें भी मोस्ट ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट का मटीरियल वहीं से आ रहा होता है और आपको कवर हो जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में एक और चीज़ विच आई फेल्ट मैटर्स अ लॉट इज़ दैट स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका जो knowledge accumulated over the years, for example आप बचपन से जो सी चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हो, well there were a lot of things that मैंने recently कभी पढ़ी ही नहीं थी while I was doing my screening, और वो बचपन में at some point in time during school वगैरह वो आपको फिर you know recall करनी होती हैं, तो वो आपकी बैकग्राउंड ऑलरेडी नॉलेज बहुत मैटर करती है स्क्रीनिंग टेस्ट। एंड पर्सनली आई थिंक स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका लक भी बहुत मैटर कर रहा होता है। इफ़ यू नो, इफ़ यू डोंट नो तो इसमें कुछ हो नहीं सकता। लेकिन फॉर द किड्स हु वांट टू प्रिपेयर, जो तैयारी करना चाहें, मतलब तैयारी जिनको करनी है, सो दीज आर टू सोर्सेज दैट आई वुड सजेस्ट, पाक एमसीक्यूज और कोई भी अच्छी सी एमसीक्यूज की बुक ले लें तो दैट वुड बी कवर्ड। इसी तरह से मैम आपने जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, आपका जो ऑप्शन सब्जेक्ट था, उसके बारे में बताइएगा कि उसकी प्रिपरेशन और उसके बाद फिर व्हाई पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, सॉरी, आपके पहले क्वेश्चन में आई मिस्ड समथिंग, तो मैं उसको ऐड कर देती हूँ अभी। पीएमएस और सीएसएस का आप कह रहे थे कि व्हाट्स द डिफरेंस। डिफरेंस ये है कि अब सिंस द सिलेबस इज न्यू, उन्होंने बेसिकली सारा कॉपी पेस्ट ही किया हुआ है सीएसएस का, सो इतना कोई ख़ास फ़र्क रहा नहीं है, विद द एक्सेप्शन के ऑप्शनल्स जो हैं 400 मार्क्स के आपको सिलेक्ट करने होते हैं इन पीएमएस, एंड ऑल्सो के उर्दू या सिंधी आपको लाइक जनरल यू नो यू हैव टू ऑप्ट दैट इन पीएमएस एज वेल। प्लस पाक अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स का उन्होंने एक ही सब्जेक्ट बनाया हुआ है। सो यू नो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस आपकी ऑटोमेटिकली फॉर पीएमएस तैयारी हो जानी है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि व्हेन आई अटेम्प्टेड इट 2019 तक सिलेबस में काफ़ी डिफरेंस था, सो यू हैड टू पुट इन सम एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर PMS, so अब वो नहीं है, so that's one thing that's really good. उसके अलावा political science का आप पूछ रहे थे, political science I feel that you know it's one subject that that people have somehow misunderstood it, और या एक myth है कि it's you know really difficult या बहुत it's a long subject और काफ़ी ज़्यादा lengthy है। So from the looks of it, it is.
बट अगर हम उसको डिकंस्ट्रक्ट करें तो अ लॉट ऑफ थिंग्स, इसकी अच्छी क्वालिटी ये है कि अ लॉट ऑफ थिंग्स आर ओवरलैपिंग विद अदर सब्जेक्ट्स वैसे ही. सो इफ़ यू लुक एट इट सिलेबस में, तो इसका बहुत सारा पोर्शन पाकिस्तान अफेयर्स में आप ऑलरेडी कवर कर रहे होते हो वन वे और दी अदर. इसी तरीके से अगर आपके पास सोशोलॉजी है तो कुछ चीज़ें वहाँ पर भी कवर हो रही होती हैं, एक और दो फिलोसफर्स वहाँ पर भी कवर हो रहे हैं. जनरल स्टडीज़ के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी कवर हो रहा है. यूएस हिस्ट्री का भी लिटिल बिट, लाइक इट हैज़ a lot of overlapping quality this subject. So आपका वैसे ही आधा कोर्स मोर और लेस कवर हो रहा है. बाकी कुछ चीज़ें हैं जो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल फिलोसफर्स हो गए या स्ट्रक्चर्स हो गए गवर्नमेंट्स के, वो टर्म्स हो गए जिस तरह पेपर 1 में कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कुछ डेफिनेशंस या कॉन्सेप्ट्स होते हैं. दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर. So I think that in that way it's a very good subject to cover, क्योंकि आपकी तैयारी वैसे ही one or the other हो रही होती है. Plus MCQs भी political science के बहुत ज़्यादा repeat होते हैं. I would really say कि जो लोग private messages कर रहे हैं थोड़े weird किस्म के, please don't do that. Yeah, that's about it. All right, thank you मैम. मैम दानिया, आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था इकोनॉमिक्स और इसके अलावा मर्केंटाइल लॉ, आपको आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है. जी मैं कह रहा हूँ आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था इकोनॉमिक्स और इसके अलावा मर्केंटाइल लॉ, जो कि आपका ऑप्शन सब्जेक्ट थे, तो उसके बारे में बताइएगा, उसकी प्रिपरेशन के बारे में, और इस स्कोरिंग ट्रेंड जो है उसके रिस्पेक्ट से भी बताइएगा कि वाई मर्केंटाइल लॉ एंड इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स का ये था कि डिग्री मेरी इकोनॉमिक्स में थी. दिस वाज द रीजन आई चूज इकोनॉमिक्स. पर आई स्कोर्ड एवरेज मार्क्स इन इकोनॉमिक्स. मतलब जितना आई वाज एक्सपेक्टिंग समवेयर 140 प्लस, वो मेरा नहीं आया स्कोर इन इकोनॉमिक्स. आई गॉट 119 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स. उसका रीज़न यही था मे बी कि थोड़े से मैंने उसमें मास्टर्स और पीएचडी लेवल के कंसेप्ट्स लिख दिए होंगे. जैसे मतलब इक्वेशंस बना दी थी जो कि आपके इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ाई जाती हैं. तो मे बी क्योंकि टू द पॉइंट नहीं था, दिस वाज मे बी द रीज़न कि इतना अच्छा स्कोर नहीं किया. बट आई विल सजेस्ट यू सम बुक्स. एक बुक है के डुएट की फॉर इकोनॉमिक्स विच इज़ रियली गुड. वो आपका पार्ट 1 इकोनॉमिक्स, पार्ट 2 इकोनॉमिक्स, वो उससे कवर हो जाएगा. ऑलमोस्ट 70 to 80% of the economic course can be covered from के डुएट येलो बुक. Apart from that, there are different research papers आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे जो कि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान को प्रिपेयर करने के लिए यू कैन ईजिली फाइंड देम. ख़ासतौर पे इशरत हुसैन की जो बुक्स हैं रिलेटेड टू पाकिस्तान इकोनॉमी, तो वो भी बहुत अच्छी हैं. दे आर ईजिली अवेलेबल इन द IBA की भी लाइब्रेरी में आपको मिल जाएंगी, और भी बहुत सारी लाइब्रेरी में मिल जाएंगी जहाँ पे ये रिसर्च बुक्स होती हैं इकोनॉमिक्स, जहाँ पे रिसर्च बेस्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर दे हैव क्रिटिकल एनालिसिस वो दिया होता है. तो वो इट कैन रियली हेल्प यू आउट. इकोनॉमिक्स का ये हो गया. फॉर मर्केंटाइल लॉ के लिए ये है कि बहुत वास्ट सिलेबस है. देयर आर 12 to 13 टॉपिक्स, 12 to 13 लॉज दैट यू हैव टू कवर. तो ये आप तभी लें इफ़ यू हैव अ डिग्री इन बिजनेस और आपने पहले बिजनेस लॉ पढ़ा है. इन माय केस मैंने बिजनेस लॉ पढ़ा था और मुझे 13 में से 5 to 6 लॉज आते थे. तो मैंने कवर भी किए थे 8 to 9 लॉज. और फिर क्योंकि उसमें देयर आर चॉइसेस देयर, यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7, तो वो हो जाता है इफ़ यू कवर एटलीस्ट 9 या 8 लॉज आपने कर लिए. फॉर मर्केंटाइल लॉ बुक, शुक्ला की बुक बहुत अच्छी है, वो आप प्रिपेयर कर लें, उससे आप नोट्स बना लें. और ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स, क्योंकि कम टाइम में तैयारी करना, लेंदी नोट्स आप बनाएंगे फॉर ईच टॉपिक दैट इज गोइंग टू, वो बहुत आपका टाइम इसमें वेस्ट होगा. तो मेक शॉर्ट 1 पेजर नोट्स. आपने ऐसे कोई 50 टॉपिक सेलेक्ट कर लेने विच यू थिंक दीज क्वेश्चंस विल कम इन द एग्जाम, ये रिपीट होंगे, तो वो आप अपने रजिस्टर में वो टॉपिक्स लिख लें कि दीज आर द टॉपिक्स. जैसे कि अगर आप देखें एजुकेशन है, एजुकेशन का आपने एक पेज रजिस्टर के अंदर आपने 4 to 5 पेजेस उसके लिए रख दिए. फॉर वाटर क्राइसिस देयर आर अदर टॉपिक्स एज वेल. तो 40 टॉपिक्स एटलीस्ट आप सेलेक्ट करें, उसके ऊपर आप एज मच रिसर्च एज यू कैन डू.
वो आप एक टॉपिक पे उतनी रिसर्च करें। जो आपको राइटर्स मतलब आपको मिल रहे हैं, रिसर्च की कोई स्टैटिस्टिक्स मिल रही हैं, वो सारी आप उस रजिस्टर में शॉर्ट नोट्स के अंदर बनाओ। तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। इकोनॉमिक्स में स्कोर इतनी आराम से नहीं आता। टू गुड स्कोर रियली गुड इन इकोनॉमिक्स, आपके ग्राफ्स भी अच्छे होने चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। अब यू कैन इमेजिन मेरे हमेशा से मतलब आई हैव ऑलवेज टॉप्ड इन इकोनॉमिक्स। मैं मामा पारसी में थी तो आई स्कोर्ड 97 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स आउट ऑफ 100। जब मैंने इंटरमीडिएट किया तो आई स्कोर्ड 92 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। इवन इन IB MS इकोनॉमिक्स मेरा हमेशा से आई स्कोर्ड रियली गुड। बट क्योंकि CSS में होता है कि आपको लिखना भी अच्छा पड़ता है, योर प्रेजेंटेशन स्किल मैटर्स अ लॉट, और आपके कंसेप्ट्स भी हों, टू द पॉइंट आंसर भी होना चाहिए। तो वो फिर है ना उसमें वो स्कोरिंग वो स्कोर आपको नहीं मिल सकता इफ यू एक्सपेक्टिंग 80 90 आ जाएंगे। नहीं, इतनी आराम से नहीं आते। उसके लिए यू हैव टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स। और बुक्स तो मैंने आपको बता दी हैं कि दीज आर द बुक्स फ्रॉम वेयर यू कैन प्रिपेयर फॉर मर्केंटाइल लॉ एंड इकोनॉमिक्स। तो these were the reasons. all right, thank you मैम। सर अली, बता रही जी सर। सर आपने जो है, क्योंकि आप अभी जेंडर स्टडीज़ जो है वो CSS ब्रेनरी में एज अ टीचर, एज अ मेंटोर आप वो पढ़ा भी रहे हैं, और तो जी, जी। उसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिएगा। और उसके अलावा इस्लामियात एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हेलो मैम। बहुत इजी लेते हैं, और उसके बाद जो है मोस्टली स्टूडेंट्स उसमें फेल भी हो रहे होते हैं। तो काइंडली इस्लामियात और इसके अलावा जेंडर स्टडीज़ एज एन ऑप्शनल, इसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिएगा। जी, बिल्कुल। तो ऐसा इस्लामियात में ये है कि मुझे लगता है कि मेरी काफ़ी बेसिक नॉलेज थी इस्लामियात की, ठीक है। और सेकेंडली जिस तरह से मैंने पहले भी जो हमारे सेशंस हुए हैं ओरिएंटेशन सेशंस वगैरह, तो उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से मेरी अप्रोच थी टुवर्ड्स ऑल द सब्जेक्ट्स इन CSS। तो इसी तरह इस्लामियात में भी मैंने कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिनकी मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी। तो 70% ऑफ द टॉपिक्स जो थे मेरे अराउंड 90% कवर्ड थे, मतलब उन पे मेरी जो ग्रिप थी वो काफ़ी अच्छी थी। और जो 40% दूसरे टॉपिक्स थे तो उनको या तो मैंने स्किप किया हुआ था या फिर इतना अच्छा प्रिपेयर नहीं किया हुआ था। तो फॉर्चुनेटली ये था कि मैंने क्योंकि पास पेपर का ट्रेंड भी देखा था, और उसके अलावा मुझे अंदाज़ा था कि अगर कुछ भी आ जाता है जो मैंने 30% टॉपिक स्किप किए हैं तो उनको भी मैं कर लूँगा। तो इसमें ये था कि थोड़ा सा लक चांस भी हो गया और लक वाला फैक्टर भी हो गया, और उसके अलावा जो सवाल मैंने किए थे उन पे क्योंकि ग्रिप बहुत अच्छी थी तो वो हो भी बहुत अच्छे गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हुआ कि इस्लामियात में मेरे जो मार्क्स थे वो इस बार काफ़ी अच्छे आए। तो वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स जो मेरे लिए रहा, और इवन जो है 2019 के अटेम्प्ट में जो मार्क्स आए थे तो मेरे मार्क्स 77 थे। एंड इससे मेरे ख्याल से एक दो लोग और हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं। तो इस्लामियात में मेरे ख्याल से एक तो ये वाला फैक्टर था कि मेरी तैयारी अच्छी थी, मेरे नोट्स अच्छे थे, एंड सेकेंडली मेरी जो ग्रिप थी कुछ टॉपिक्स पे वो बहुत अच्छी थी। एंड उसके अलावा जिस तरह से दानिया ने अभी बात की कि पेपर प्रेजेंटेशन अनफॉर्चुनेटली CSS में बहुत मैटर की जाती है। तो पेपर प्रेजेंटेशन मेरी इस तरह से अच्छी थी कि जिस तरह से मैंने बताया कि अनलाइक अदर कैंडिडेट्स मैंने जो है थोड़ा सा फुल टाइम जो है वो डेडिकेट किया था। जो 6 मंथ्स मैंने तैयारी की थी आफ्टर माई ग्रेजुएशन, तो उसमें मैंने 2 मॉक्स दिए थे, एग्जामिनेशन दी थी, और उसमें से जो मुझे फीडबैक मिला था उससे मैंने जो सीखा था वही मैंने आखिरी अपने फाइनल एग्जाम्स जो थे उसमें इम्प्लीमेंट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी सक्सेस मिला। तो मेरा ख्याल है ये 2 फैक्टर्स थे जो कि इस्लामियात में काफ़ी काम आए। एंड थर्डली ये था कि जो मैंने प्रिपरेशन की थी या जो नोट्स बनाए थे उसमें मैंने 3-4 फैक्टर्स ऐड किए थे। तो सबसे पहले जो चॉइस ऑफ बुक थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता हो, और उसमें इस तरह किया कि मैंने 2 क्वालिटी बुक्स लिए थे, और सेकेंडली एक बुक ऐसा लिया था जो विकीपीडिया टाइप था। तो नाम नहीं लूँगा लेकिन एक बुक है जो काफ़ी मशहूर है, ठीक है। तो उससे मैंने नोट्स अपने जो है ड्रॉ किए थे। एंड फाइनली ये था कि आई वाज ब्लेस्ड कि हमारे जो सीनियर्स थे या मेंटोर्स थे, जिस तरह से आगा ने मेंशन किया था अभी थोड़ी देर पहले कि CSS में जो मेंटोरशिप वाला एलिमेंट है इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वाइटल फॉर अ कैंडिडेट सक्सेस। तो मेरे में ये था कि मैंने क्योंकि लाइब्रेरी में तैयारी की थी अपनी यूनिवर्सिटी की और एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, तो मेरा जो आंसर्स थे या फिर मेरा जो क्या कहते हैं थिंकिंग पैटर्न था वो डिफरेंट था एज़ कम्पेयर टू एन एवरेज कैंडिडेट या फिर जो मेन स्ट्रीम चीज़ें चल रही होती तो उससे डिफरेंट था। तो वो वाला एलिमेंट भी यहाँ पे मेरा ख्याल है काम आया था। और आज जिस तरह से मैंने बताया कि मेंटोरशिप, तो मुझे कभी भी कोई सवाल होता था तो आई हैड 5 to 6 सीनियर्स मतलब उसी वक्त मुझे मिल जाते थे, और
उनसे मैं कुछ भी सवाल पूछता तो मतलब उसी वक्त मुझे पता लग जाता। तो उस तरह से ये सारे 5-6 फैक्टर्स जो हैं वो काम आए, और मेरा ख्याल है इसी वजह से मेरा जो CSS का सक्सेस था मतलब रिफ्लेक्ट करता है मेरे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में। इस्लामियात के अलावा आपने Gender जेंडर studies। की बात की, जी जी। जेंडर की। तो जेंडर स्टडीज़ भी ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स, एंड ऑल्सो कंसीडरिंग द फैक्ट कि इस बार जेंडर में लोगों को वैसे ही कम मार्क्स मिले। तो जेंडर में भी मेरे ख्याल से यही 3-4 फैक्टर्स हैं पहले, और सेकेंडली यही था कि बुक्स की सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, एंड फाइनली मेंटोरशिप वाला जो एलिमेंट था वो वाला। तो मैं अगर अपनी CSS की प्रिपरेशन वही 5-6 फैक्टर्स जिस तरह से मैंने आपको बताया वही मतलब सर्किल करते हैं एक तरह से। ऑलराइट, थैंक यू सर। सर आगा। जी एहसन। जी सर, मैं आपसे पूछूंगा इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा मिथ आप कह लें या उसको एक आप समझ लें कि सबसे मुश्किल जो लग रहा होता है स्टूडेंट्स को, वो एक्चुअली ऐसे का पेपर लग रहा होता है, या ऐसे के पेपर के बारे में इतनी ज़्यादा बातें कि मुश्किल होता है या क्लियर नहीं हो पाता है, या उसकी प्रिपरेशन जो है वो सही नहीं की जा सकती, तो उसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिएगा। एहसन, अच्छा कि आपने ऐसे के बारे में सवाल पूछा। ऐसे के लिए 3-4 चीजें जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ऐसे इज नॉट द एग्जाम और पेपर ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर नहीं है, ऐसे जो है वो आपके आर्ग्यूमेंट्स का पेपर है। आप अपने आर्ग्यूमेंट्स, आपकी टेक्निक का पेपर है। मैं हमेशा बच्चों से एक बात बोलता हूँ, ऑल्दो इंग्लिश लैंग्वेज तो मस्ट है, आप उसमें ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें हैं। मैं हमेशा ऐसे को इस तरह बताता हूँ इंडिविजुअल को कि इफ यू कंसीडर करो अपने आप को लॉयर, और एक लॉयर जिस तरह अपना केस प्रेजेंट करता है एक अदालत के अंदर, इसी तरह आपको अपना केस प्रेजेंट करना है एसे के अंदर, और अपने जो भी आप अपने आर्गुमेंट्स दें उसको आपने सब्सटेंशिएट करना है फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, यानी मल्टी फैसेटेड, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए आप कैसे। 3-4 चीजें हैं वो मैं बता देता हूं, उसके ऊपर इंडिविजुअल काम करें तो ऐसे आराम से आपका हो जाएगा। आपने तो मेरी बात भी की 2018 अटेम्प्ट की, तो उसमें भी मेरे ऐसे में 55 मार्क्स थे। ऑल्दो ऐसे में टॉपर्स के भी 40, 42, 43 होते हैं, मेरे 55 मार्क्स थे। मैं आपको बता देता हूं 3-4 चीजें क्या है। पहली, आपकी एक नॉर्मल इंग्लिश रिटन एक्सप्रेशन होनी चाहिए। नॉर्मल का मतलब यह है कि ग्रामेटिकल एरर्स प्लस स्पेलिंग एरर्स नहीं होने चाहिए। ये ब्लेंडर है। ग्रामर का अगर आपका एरर हुआ, आउटलाइन या इंट्रोडक्शन में खत्म, गेम खत्म, उसके बाद आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। वहीं पर उससे बाद आप ये उम्मीद ना लगाएं कि आप CSS पास कर पाएंगे या आप अपने एसए का पेपर पास कर पाएंगे, तो वहां पर तो गेम खत्म हो गया। तो आपकी नॉर्मल रिटन एक्सप्रेशन, हैवी जार्गन वार्गन यूज करने की जरूरत नहीं है। सेम नॉर्मल सिंपल टेंसेस लिखें, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ना लिखें, तो सिंपल करेक्ट इंग्लिश। दूसरी बात है टेक्निक। टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे में टेक्निक इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। आउटलाइन, कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन स्ट्रक्चर आपने किस तरह बनाना है, आपने एसे का इंट्रोडक्शन किस तरह लिखना है, कंक्लूजन किस तरह लिखना है, बॉडी पैराग्राफ्स किस तरह लिखना है, ठीक है। हर चीज का एक अपना पर्टिकुलर मेथड है, हर चीज की कुछ सेफ साइट्स है, उसको आप अपना लें। काफी बच्चे बड़े इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि मैं एनेक्डोट से शुरू कर लूं, कोटेशन से शुरू कर लूं, एग्जामिनर के अपने पास अट्रैक्शन हासिल करने के लिए ये कर लूं। नहीं, इसमें आप जितना सेफ खेलेंगे उतना बेहतर है, ठीक है। सेफ खेलो, अपने एक पर्टिकुलर मेथड्स, टेक्निक से हर चीज की, इंट्रोडक्शन की, कंक्लूजन की, बॉडी पैराग्राफ्स की, आउटलाइन की। आउटलाइन इज अ मेन फैक्टर, खासतौर पर इंट्रोडक्शन। टेक्निक, पहली बात मैंने की सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरी बात की टेक्निक की, तीसरी बात है जी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी, और प्रैक्टिस का मतलब है 3R के अंदर आपने ऐसे लिखना है, चाहे वो आप घर में लिखें, किसी से लिखें, 3R के अंदर आपने प्रैक्टिस करनी है। एंड फोर्थ पॉइंट है जी एवेल्युएशन एंड फीडबैक, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूं, आई ऑलवेज बिलीव इन कैन आई अप्रोच कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। तो वो ऐसे के अंदर भी है, करेक्ट इंग्लिश, टेक्निक, प्रैक्टिस, एवेल्युएशन। ये 3 चीजें करते रहो थ्रू आउट, चाहे 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। ऐसे इज नॉट अ बिग थिंग फॉर यू, बट जब बात याद रखना, डाइवर्स ओपिनियन, सिर्फ पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं रहना, पूरी दुनिया की बात करनी है करेक्ट टेक्निक के साथ। इंशाल्लाह आपका ऐसे जरूर पास होगा। ऑलराइट, अच्छा सर, इसी तरह से ये बताइएगा कि पाकिस्तान अफेयर्स और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है उसकी जो प्रिपरेशन हम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और उसके अलावा दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि न्यूज़ और ये आर्टिकल्स, इनकी रीडिंग कितना मैटर करती है हमारी प्रिपरेशन के अंदर।
अच्छा जी, करंट अफेयर्स की हमारी कल क्लास भी है फ्री, उसके अंदर ही पूरी डिटेल में बात करेंगे। कुछ चीजें मैं यहाँ पे बताता चलूं, करंट अफेयर्स किसी बुक से प्रिपेयर नहीं होता जी, ये मैं आज आपको बताता चलूं। जितनी भी बुक्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल है उससे करंट अफेयर्स प्रिपेयर नहीं होगा। करंट अफेयर्स मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, एनालिसिस से, आपके जितने भी न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह हैं, वेबसाइट्स, उनसे प्रिपेयर होता है। ठीक है, ये बात आपने बात याद रखनी है। फिर दूसरी बात यह है कि करंट अफेयर्स का हमारा कुछ सिलेबस जो है वो भी थोड़ा सा वैग है, उसको कॉम्प्रहेंसिव आपने स्टडी करना है। तो करंट अफेयर्स की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, एक दो पॉइंट यहाँ पे बता दे रहा हूँ, हमारे पास टाइम भी कम है। पहली बात याद रखना, कोई भी टॉपिक करने से पहले उस टॉपिक को उसकी सब डायमेंशंस में डिवाइड करो। पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस है, दो एक्सट्रीम है इसकी। एक एक्सट्रीम में बच्चे क्या करते हैं, बुक्स के बुक पढ़ लें। अब्दुल सत्तार की जी पूरी फॉरेन पॉलिसी की बुक पढ़ ली, अगेन वो पीएचडी करना चाहते हैं उसके अंदर। सेकंड एक्सट्रीम हमारे पास उन बच्चों की है जो क्या करते हैं, एक दो आर्टिकल्स डॉन से पढ़े और बोला कि पाकिस्तान इंडिया प्रिपेयर हो गया, और अल्लाह से दुआ मांगी कि यही सवाल आ जाए और हम इसको प्रिपेयर करेंगे और हमारे 20 से 20 मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, वो दूसरी एक्सट्रीम भी इस तरह नहीं होती। असल प्रिपरेशन क्या है कि पाकिस्तान इंडिया आपने लिया, उसको फिर आप सब डायमेंशन में डिवाइड करें। सब डायमेंशन क्या है, आप उसको नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स में डिवाइड करें, फिर आप उसको ट्रेडिशनल उसकी जो डायमेंशंस है उसमें डिवाइड करें। ट्रेडिशनल कश्मीर, सियाचिन, सरकरी का आ जाएगा, नॉन ट्रेडिशनल में एलओसी वायलेशंस, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वगैरह आ जाएंगे। फिर एक पूरा इकोनॉमिक पाकिस्तान इंडिया का एक अलग है। पाकिस्तान इंडिया में जी वाटर पर्सपेक्टिव अलग है और न्यूक्लियर पर्सपेक्टिव अलग है। अगर आपने इन 5 डायमेंशंस को डिवाइड कर लिया और इन 5 डायमेंशन को आपने एवरेज भी प्रिपेयर कर लिया ना, तो आपका पाकिस्तान इंडिया का जो टॉपिक है, चाहे वो आईआर में आए, करंट अफेयर्स में आए, कहीं पर भी आए, आप उसको अच्छा प्रिपेयर कर लेंगे। इस तरह आपने करंट अफेयर्स की ईच एंड एवरी टॉपिक की प्रिपरेशन करनी है, टू डिवाइड ईच एंड एवरी टॉपिक इनटू इट्स सब डायमेंशंस, फिर आप उसको प्रैक्टिस करें। अच्छा, फिर आपने दूसरा सवाल पूछा जी, रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। रीडिंग के लिए स्मार्ट होना पड़ेगा जी आप लोगों को। या तो आप सारे न्यूज़पेपर बैठ के पढ़ते रहो, आर्टिकल्स बैठ के पढ़ते रहो, अल जजीरा पढ़ो, फॉरेन सर्व अफेयर्स पढ़ो, फॉरेन पॉलिसी, बट इसमें स्मार्ट स्ट्रेटजी करनी है। आपने स्मार्ट स्ट्रेटजी करनी है कि आपने कुछ मैगजीन्स को हाईलाइट करना है जो कि पाकिस्तान में है, डिफरेंट एकेडमीज कर रही हैं, जो कि आपको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल सीएसएस ब्रेनरी का जो मंथली मैगजीन है, उसमें हम क्या करते हैं, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स और डोमेस्टिक न्यूज़पेपर्स, डॉन, ट्रिब्यून, दी न्यूज, डेली टाइम्स, इनमें जो रेलिवेंट आर्टिकल्स है ना, उसको हम कंपाइल करके मंथली बेसिस के ऊपर दे रहे होते हैं, यानी 10 डोमेस्टिक 10 इंटरनेशनल आर्टिकल। तो अगर आप वो मैगजीन सिर्फ पढ़ लेना, अगर आप 4 से 5 दिन देके, तो आप बड़े अच्छे तरीके से अपने ना सिर्फ नोट्स को अपडेट कर सकते हैं, बल्कि पूरे के पूरे टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स का मैगजीन आता है, अगेन बहुत अच्छी कमेंट्री होती है। तो इस तरह अपना टाइम सेव करें, उन मैगजीन की तरफ जाएं, ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ें, और इस तरह ईच टॉपिक को सब डिवाइड में जो कि डिवाइड करके आप जो है वो करें। और इंशाल्लाह इसके बारे में पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स की कल क्लास भी है, तो इसको मजीद उसमें भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ तमाम पार्टिसिपेंट्स रहेंगे। तो दिस इज माय आंसर। सर इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, इतना सब कुछ जो हम रीड करते हैं, मतलब हर तरह से, हर डायमेंशन से हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को नोट्स में ट्रांसफॉर्म करना और उसमें और फिर जो है उसको प्रायोरिटाइज करना कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसको नोट्स में इंक्लूड करना है और किसको नहीं करना, तो ये हमको किस तरह। देखो, उसके लिए ऐसा सिंपल टेक्निक 4-5 चीजें मैं हमेशा बताता हूँ। कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करो, ये चीज अपने ध्यान में रखो, कॉजेस, इम्पैक्ट्स, ठीक है, कॉजेस, इम्पैक्ट्स, अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस, रेमेडीज एंड प्रोस्पेक्ट्स, ये 6 चीजें, खत्म टॉपिक। कोई भी टॉपिक एक चीज करो, उसके देखो कॉजेस क्या है, उसके इम्पैक्ट्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, चैलेंजेस क्या है, रेमेडीज क्या है और प्रोस्पेक्ट्स क्या है, खत्म हो गई कहानी। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स कर रहे हो भाई, कॉजेस क्यों पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स है, इम्पैक्ट्स क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, चैलेंजेस है, रेमेडीज क्या है, प्रोस्पेक्ट्स क्या है। कोई भी टॉपिक में ये 6 चीजें लें, सिंपल वे बेस्ट में 6 चीजें करें, ईच एंड एवरी टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा, आपका एनालिसिस भी बिल्ड हो जाएगा और आपका प्रोस्पेक्ट्स में आपका एनालिसिस हो जाएगा, आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे। इससे बेहतर अच्छी चीज क्या होगी। सिंपल टेक्निक है, सब बच्चों को आई थिंक इसको याद रखना चाहिए। ऑलराइट, आई होप बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे हमारे पार्टिसिपेंट्स को। इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेश्चन है रिलेटेड और कोई भी ऐसी क्वेरी है जो कि आइदर पीसीएस से रिलेटेड है, सॉरी पीएमएस से रिलेटेड है या सीएसएस से रिलेटेड है, आप लोग कर सकते हैं। और एट लास्ट मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि
इंडिविजुअली मैं सबसे पूछना चाहूँगा कि वो मैसेज जो आप सबको देना चाहें CSS की प्रिपरेशन से रिलेटेड, के इंसान जब डिमोटिवेट हो रहा होता है या उसको लग रहा होता है कि शायद वो ये नहीं कर पाएगा, तो ऐसा कुछ वो क्या करे अपने साथ कि अगेन वो उस फॉर्म में आ जाए और वो बेहतर परफॉर्म कर सके। सर अली, मैं आपसे चाहूँगा कि काइंडली आप 2 मिनट जो हैं इस पे दें और बताइएगा। यार देखें, CSS की तैयारी में ये होता है, बिल्कुल सही कहा आपने, पॉइंट आउट किया कि काफ़ी डीमोटिवेट हो जाता है बंदा, काफ़ी बर्नआउट हो जाता है। लेकिन यह है कि उस वक्त कोशिश करें कि वो चीज़ करने की कोशिश करें जो आपको री एनर्जाइज करती है। तो मेरे लिए ये था कि मूवीज़ देखना, ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों के साथ जो है वो थोड़ा बहुत बाहर निकल जाना, घूमना फिरना, और बस बेसिकली यही है कि अपने आप को थोड़ा सा, मतलब सिर्फ CSS में डूब ना जाए, कोशिश करें कि सांस लेने के लिए बाहर से निकले। तो मेरा ख्याल यही है। मैम दानिया। जी, हेलो, am I audible? जी Yes, जी you जी are. जी Am I दानिया, आ रही audible? है। जी Okay, जी fine. बोलिएगा। सवाल क्या आपका, जरा रिपीट करिए। मैं क्वेश्चन ये कर रहा था कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हर एस्पायरेंट को, या जो भी हमारे साथ अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, कि जब वो डीमोटिवेट हो रहे होते हैं इस पूरी जर्नी के अंदर, तो उनको क्या करना चाहिए? अगर आप डीमोटिवेट हो रहे तो नंबर 1 आपने इसका यही है कि यू हैव टू अपने आप से बोलना है कि डीमोटिवेट नहीं होना। मतलब यू हैव टू अपने आप को आईने में देखें, मैं यही बोलूंगी, और थिंक योरसेल्फ कि हाँ, मैं ऐसा बंदा हूँ या मैं ऐसी बंदी हूँ कि मैं कभी डीमोटिवेट नहीं हो सकता। नोबडी कैन डीमोटिवेट मी। मेरा खुद के अंदर इतना ज्यादा आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट कि आई वोंट बी नेवर डीमोटिवेटेड इफ इवन पीपल ट्राई टू डीमोटिवेट मी। चाहे लोग मुझे कितना भी पुश करें कि हाँ यू कैन नॉट डू इट, बट यू कैन ओनली हेल्प योर सेल्फ आउट। इसके अलावा दूसरा ये है कि अगर आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो देखें, आप है ना अपने फ्रेंड्स में जाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, और कोई अच्छी फिजिकल एक्टिविटी आप उसमें ना जस्ट स्टार्ट रनिंग, जिम ज्वाइन कर लिया आपने, कोई आपने गेम खेल लिया, तो इससे आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी होती है। बिकॉज सारे वक्त बैठ के पढ़ना वो एक अच्छा है भी नहीं। और टू स्कोर गुड, या तो आपका कोई, यू नीड टू बी मेंटली एंड फिजिकली फिट। अगर आप पेपर भी चाहते हैं कि अच्छा आप करें और अच्छा मतलब आप फ्रेश माइंड के साथ करें, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप है ना फिटनेस भी अपनी देखें, और दिस इज अनदर वे कि आप अपने डिमोटिवेशन को दूर कर सकते हैं। द थर्ड थिंग आई वुड सजेस्ट यू कि आप है ना मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने। देयर आर मैनी मोटिवेशनल स्पीकर्स। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे लोग मतलब दे वुड वो अपनी सारी जर्नी बताते हैं कि हम किस तरह से फेल हुए थे और हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, वी वर कमिटिंग सुसाइड। वो पूरी आपकी है ना मतलब वो स्टोरीज आपको मिल जाएंगी, और फिर वो उनकी मोटिवेशन स्टोरी से ट्राई टू लर्न फ्रॉम देयर मोटिवेशन स्टोरी, और फिर आप अपने आप को देखें कि हाँ दिस इज व्हाट आई कैन डू एज वेल। तो कभी आपको डीमोटिवेटेड नहीं फील करना। और सिर्फ एक CSS ही तो एक ऑप्शन नहीं है ना, देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस इन लाइफ टू। आपने अगर CSS नहीं भी किया तो और भी दूसरी अच्छी फील्ड्स हैं, यू कैन गो, आप कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, आप कोई और अच्छी प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, कोई अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो ये कभी इस तरह से आप कभी अपनी जहन से ये ना सोचें कि सिर्फ CSS ये किया तो सब कर लिया, अदरवाइज मेरा अब कुछ नहीं होना। यू बी मोटिवेटेड एंड यू बी पॉजिटिव, दैट्स द ओनली वे यू कैन। ऑल राइट, थैंक यू मैम। मैम अक्सा, लास्ट मैसेज जो आप देना चाहें सारे एस्पायरेंट्स को। लास्ट मैसेज मेरा यही होगा कि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे CSS में नर्व्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सो नो मैटर आपने कितना पढ़ा हो, बैकग्राउंड की कितना टाइम लगा के पढ़ा हो, इफ़ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म इन दोज 3 hours, दैट इज़ मेक इट और ब्रेक इट वाली चीज़ होती है। सो उसकी सबसे एंड हाउ टू परफॉर्म बेटर, इट वुड बी बाय राइटिंग। आप अपने आप को एग्जाम कंडीशंस में बैठ के टेस्ट करें, मॉक्स दें, या वैसे ही कमरे में बैठ के टाइमर लगा के स्टार्ट राइटिंग। So that's one way you can perform well in exam. 3 hours में just perform better, and don't think it
of as a life or death situation. It's just an exam. I know stakes are very high. कुछ बच्चे अपने लिए वैसे ही इसको you know, and especially if someone is not working, तो ये CSS का process itself इतना long होता है कि you know you feel that life is you feel life happening कि मतलब time stop हो गया and all that. So and it's very natural to feel demotivated, just like you know all of these people said. And I like to you know share personally. While I was preparing for my exam, there was a time in December when I lost it. You know, I was like, "मैं तो नहीं कर रही, मुझसे नहीं होने वाला," because you know I was working, so I used to have very little time to prepare. So that was it. I said, "This is a hopeless case, and there's no way in the world that I'm going to manage it." But in these situations, it's natural. I'm sure a lot of people, अगर अभी इस तरह feel नहीं करेंगे, तो maybe sometime in future, जिस तरह time करीब आता जाएगा, they'll be feeling that way. It's completely natural. And in these cases, you know, what worked for me was I used to have my sister, and she was, you know, always there to push me. Have someone who would be your rock, and उन लोगों के साथ जाएं जो positive हैं. Stay away from negative people. Stay away from those people जो unnecessary criticism कर रहे होते हैं. CSS का सबसे बड़ा मसला तो ये भी है कि as soon as people start knowing कि you know CSS कर रहा है या कर रही है, तो आपके पास added pressure बहुत आ जाता है कि you know now I have to do something. So just keep on working. और in the at the end exam अगर ये नहीं भी pass हो रहा है, it's completely fine. It doesn't mean that आपकी you know worth इससे attached है. I know a lot of people might think that way, but it's not. I've seen some brilliant people who are doing so well in their lives and who have not been able to pass this exam. It doesn't mean that they are any less they are not you know उनकी worth कोई कम है या नहीं. It's just an exam. Take it as an exam. और इसको अपने सर पे सवार ना ही करें, तो you know I think because at the end of the day you are the most important person in your life and you should treat yourself that way. Yeah, that would. All right, thank you, ma'am. सर आगा आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? अच्छा, मैं इससे पहले कि लास्ट मैसेज दूं, मैं थोड़ी सी उस बात पे बात करना चाहूंगा, ये डीमोटिवेशनल वाली बात, ठीक है ना, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं हमेशा से ये बात कहता हूं कि इन ऑर्डर टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ समथिंग, पहले प्रॉब्लम का पता होना चाहिए. पहले ये पता करो कि डीमोटिवेशन हो क्यों रही है. ठीक है, बहुत सारी वजूहत है ना डीमोटिवेशन की. काफी दफा ये होता है कि हमें लगता है कि यार हमारे कुलीग्स के पास इतनी अच्छी जॉब्स हैं, हम कहीं स्टक होके रह गए. जो खासतौर पे जॉब नहीं कर रहे, जैसे मैं नहीं कर रहा था, फॉर इंस्टेंस मैं जॉब नहीं कर रहा था, तो काफी तो ये फीलिंग आती है कि आप स्टक होके रह गए. तो इस वजह से आ रही होती है कि यार फाइनेंसेस हैं वो इतने आगे बढ़ गए, हम स्टक होके रह गए. ठीक है, एक इस पे बात करूंगा. काफी दफा आप कर रहे होते हैं कि यार मेरे पे वैल्यू एडिशन नहीं आ रहा, मेरे पास वैल्यू एडिशन नहीं आ रहा, मैं क्या करूं. उसकी वजह से डीमोटिवेशन हो जाती है, फाइनेंसेस की वजह से डीमोटिवेशन होती है. तो इसके ऊपर इंडिविजुअली आप अपनी हर चीज को देखो कि मुझे हो क्यों रही है डीमोटिवेशन. पहली बात मैं आपको बताऊंगा फाइनेंस की, या ये अगर महसूस हो रहा है ना कि मैं कहीं स्टक होकर रह गया हूं और मेरे कुलीग आगे निकल गए, तो इसका ये सोल्यूशन है कि याद रखना, लॉन्ग टर्म बेनिफिट को हमेशा प्रेफरेंस दो शॉर्ट टर्म बेनिफिट के ऊपर. हो सकता है आपके कुलीग अभी आपके ऊपर आगे निकल गए, बट वंस यू क्वालिफाई सीएसएस, इंशाल्लाह आपकी अगर एलोकेशन हो जाती है तो आप सबसे आगे रॉ में खड़े हुए होंगे, ये बात कंफर्म है. ठीक है, तो जब आप ये सोचेंगे इंशाल्लाह वो डिमोटिवेशन खत्म हो जाएगी, चलो कोई मसला नहीं है, मेरी अपनी पेस है और मैं अपनी पेस से जा रहा हूँ, और एट द एंड वो मैं कवर कर लूंगा जितने भी मेरे महीने जाया हो रहे हैं. पहली बात. दूसरी बात, पढ़ाई नहीं हो रही, पैनिक हो रहा है, यार पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, टेस्ट दे लो किसी जाके एकेडमी में, वहां पे अच्छा स्कोर आ जाएगा, डिमोटिवेशन खत्म हो जाएगी. ठीक है, अगेन आपने टेस्ट दिया, एवोल्यूशन आया, आपको सर से, मेंटोर से, एकेडमी से प्रेस मिली, आपके पास एक मोटिवेशन लेवल आए हो गए. तीसरी चीज कि यार वैल्यू एडिशन नहीं हो रही, क्या करूं. अगेन मैं क्या करता था, जॉगिंग, रनिंग, स्प्रिंटिंग, शेप में बॉडी आ रही होती थी, यार चलो पढ़ाई के साथ साथ मेरा स्टेमिना भी बिल्ड हो रहा है. आप मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ एकेडमिक से हटकर भी कोई बुक पढ़ते रहो, वहां पर आपकी वैल्यू एडिशन होती रहेगी. अली ने जैसे बोला, सोशल गैदरिंग्स, मूवीज वो करते रहे आप सैटरडे संडे को, आपकी वहां पर होती रहेगी. तीसरी चीज, फिर कुछ टेक्निकलिटीज भी होती हैं, काफी दफा आप टेक्निकली भी वो हो जाते हो. उसके लिए एक अच्छी बुक है जो अक्सर मैं पढ़ता था जब भी मैं डीमोटिवेट होता था, अवेकन द जायंट विद इन बाय टोनी रॉबिन्स की बुक है, वो आप पढ़ लें. ऑल्दो कुछ लोग बोलेंगे कि मोटिवेशनल बुक्स जो है वो नहीं पढ़नी चाहिए, पर्सनल ओपिनियंस हैं, ये है वो है, बट मैं तो हमेशा बोलता हूँ जो चीज आपको फायदा दे वो आपके लिए अच्छी है. ठीक है ना, तो आप वो कर लें. या जैसे दानिया ने बोला बुक रीडिंग का टाइम नहीं है, तो मोटिवेशनल स्पीकर है, कासिम अली शाह हो गए, बहुत सारे लोग हो गए जो आपको टाइम पीरियड के लिए कुछ टेक्निक बता देंगे, ये देखो ये करते रहो, हैंडल कर लोगे.
फिर नेगेटिव लोगों से दूर रहे, तो इंशाल्लाह आपका जो है होता रहेगा। और आखिरी मैसेज तो हमेशा से मैं 2-3 बातें करता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर ऑब्जेक्टिव बट ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज फॉर योर ऑब्जेक्टिव। यू आर व्हाट यू बिलीव एंड ऑलवेज बिलीव इन कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। चाहे सीएसएस हो भी जाए तो नेक्स्ट क्या है, ठीक है, तो हमेशा कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट पे बात करें। सीएसएस जस्ट अ ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम, टेक्निक, मेंटोरिंग, गाइडेंस है, तो वो आपका हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। ऑल राइट, थैंक यू सर। अगर किसी पार्टिसिपेंट को कोई क्वेश्चन है, आप काइंडली भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ऐसा टाइम, चलें, ऑल राइट, ओके सर, ठीक हाँ है। मेरे ख्याल में ऐसा थोड़ा टाइम जाया हो गया। थैंक यू वेरी मच। आप इसको एंड करें, फिर आखिर में 2-3 बातें मैं बोलना चाहूंगा, फिर हम इसको सेशन को कंक्लूड करें। जी जी, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, या अगर आप अपनी प्रिपरेशन के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, या अगर आप सीएसएस ब्रेनरी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जो हमारा व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आपको जो भी क्वेरीज हो नोट से रिलेटेड या क्लासेस से रिलेटेड, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ से। जी वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, माय नेम इज तलहा अली खान एंड आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ग्रेट। तो मेरा आपसे एक दो क्वेश्चन है इस तरह कि मैं रैपिडली पूछो। ओके सर, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने के हवाले से डिफरेंट चीज मुझे ये एडवाइस करते हैं कि अपने बैकग्राउंड के, फॉर एग्जांपल मैं अप्लाइड मैथ्स और प्योर मैथ में इस तरह के कोई सब्जेक्ट एडॉप्ट करना चाहता हूँ ऑप्शनल सब्जेक्ट में, लेकिन ज्यादातर सीएसपी वो बोलते हैं कि इस तरह के सब्जेक्ट आप एडॉप्ट ना करो क्योंकि ये स्कोरिंग नहीं है। तो आप क्या सजेस्ट करोगे इस बारे में? ठीक है, देखो मैंने पहले भी, इससे पहले सेशन में भी ये बात की थी कि मैं तो हमेशा इंकरेज करता हूं कि जो भी आपका बैकग्राउंड है पहले आप उसको दें। या दानिया बैठी अगेन इकोनॉमिक्स से थी, अली शाह अगेन इकोनॉमिक्स, हमारे नदीम बलोच ऑडिट अकाउंटिंग्स पढ़ा रहे होते हैं, उनकी डिग्री उसमें थी, तो उन्होंने हमेशा अपने बैकग्राउंड की जो नॉलेज थी उसको उन्होंने प्रेफरेंस दी, उसी के बेसिस के ऊपर ऑप्ट किया, तो आज उनके पास रिजल्ट भी अच्छा है। फिर दूसरी बात आ जाती है, कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं इंजीनियर हूं, मैं फिजिक्स ऑप्ट नहीं कर पाया, वजह ये थी कि मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी, पार्ट 2 जो है वो फिजिक्स का सीएसएस में, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, तो वहां पे रिस्क बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेचुरल साइंसेज में मसला ये है कि रिस्क फैक्टर ज्यादा है, रिवॉर्ड भी बड़ा है लेकिन रिस्क फैक्टर भी ज्यादा है, तो उसको ध्यान में रखना। अगर प्रिपेयर कर सकते हो, बेस्ट मेंटोर मौजूद है, टीचर मौजूद है, तो नेचुरल साइंसेज की तरफ जाओ, वहां पर रिवॉर्ड भी बड़ा मिलेगा। अगर इफ्स एंड बट्स है, वहां पर मसला होगा, क्योंकि वहां पर 10 पूरे मार्क्स मिलेंगे या 10 की 10 पूरे मार्क्स कटेंगे, ठीक है ना। तो सोशल साइंसेज में थोड़ा सा एडवांटेज ये हो जाता है कि आप अपनी तरफ से काफी चीजें लिख सकते हैं, आप अपनी तरफ से बातें कर सकते हैं, आप कोई काफी करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स आपने पढ़ा हुआ होता है, तो वहां से आपको एक सपोर्ट मिल जाती है। बट अगेन मेरी सजेशन यही होगी कि आपका जो बैकग्राउंड है, पहले आप उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जाएं क्योंकि उसमें आपकी नॉलेज है, और उसके बाद आप जो है वो दूसरे सब्जेक्ट्स को कंसीडर करें। चलें ओके सर, किसी और का व्हाट आर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स? मेरे ऑप्शनल थे जी इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ, यूएस हिस्ट्री, जेंडर स्टडीज एंड सोशियोलॉजी। ओके सर, थैंक यू। चलें जी, चलें, थैंक यू वेरी मच जी। तमाम लोगों का जी शुक्रिया। यहाँ पर एहसन आपने टाइम दिया, अली आपने अगेन टाइम दिया, आपको जब बोलते हैं आप हमें टाइम देते हैं। मिस अक्सा आपने अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी टाइम दिया। दानिया अगेन थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। आपसे अगेन बात होती रहेगी, एक और सेशन हम लोग प्लान कर रहे हैं, आपसे अगेन भी बात होती रहेगी, तो थैंक यू वेरी मच। एहसन आपका भी शुक्रिया, आपने आज होस्टिंग के जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ऑल्दो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मेहमान हमेशा होस्ट को जो है वो उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं कि इसने मुझे टाइम नहीं दिया, इसने मुझे काटा बीच में, तो होस्टिंग ऑलवेज इज अ डिफिकल्ट जॉब, तभी मैंने आपको दी थी, तो आप क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करने के लिए रेडी रहे। चले जी, हमारी कल से जो है वो फ्री क्लासेस है, तो काइंडली आप लोग कल 6 बजे हमसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी, जो ज्वाइन नहीं कर रहे उनके लिए भी। थैंक यू अगेन फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स, फॉर ऑल द गेस्ट एंड एहसन द वन एंड ओनली, आप होस्ट हैं, तो आपका सबसे ज्यादा शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।